सभी विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्थिक संघों तथा श्रेणियों का विकास। हम पिछले वीडियो में श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि एक ही तरह के कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को श्रेणी या संगठन कहा जाता था। भारतवर्ष में इस तरह की बहुत सारे संगठन देखने को मिलते हैं जो आर्थिक तौर पर, विशेष रूप से आर्थिक तौर पर और सैनिकों के श्रेणियों को देखा जाता है। तो आर्थिक संघों और श्रेणियों का किस युग में किस तरह से विकास हुआ, ये आज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कई युग हमने लिख रखे हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक युग, फिर वैदिक युग में इनका विकास, बौद्ध युग, सूत्र युग और महाकाव्य युग। फिर आता है मौर्य युग, कुषाण युग और गुप्त युग। पूर्व मध्य और दक्षिण भारत की श्रेणियाँ, तो उत्तर भारत की श्रेणियों की चर्चा है, बाद में हम दक्षिण भारत की श्रेणियों की चर्चा भी करेंगे। तो प्रागैतिहासिक युग को सबसे पहले देख लेते हैं। प्रस्तर युग के आदिवासियों के संघ का परिचय उनके औजारों के कारखानों से मिलता है। अगर हम प्रागैतिहासिक युग देखें तो वहाँ की सारी संस्कृति औजारों पर ही डिपेंड थी या निर्भर थी। परवर्ती युग में सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देखने से प्रतीत होता है कि उनकी समरूपता नियत करने वाली कोई गण संस्था रही होगी जो शासक की अध्यक्षता में काम करती रही होगी, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों को, जैसे माला बनाना, कंघी बनाना, हाथी दांत की कंघी, सोने की मालाएं, गुड़िया, औजार आदि का निर्माण देखते हैं। तो निश्चित रूप से यह किसी न किसी शासक की अध्यक्षता में ये सब कार्य होते रहे होंगे या शासक की अध्यक्षता में। फिर हम देखते हैं, आते हैं वैदिक युग में। वैदिक युग में गण संस्था थी। उपनिषदों में वैश्यों के गण का उल्लेख मिलता है। गण अर्थात जिसकी गिनती की जा सके, अर्थात जो एक से अधिक यानी समूह में रहते हों, उन्हें कहा जाता है गण। तो यहाँ पर कहा गया कूट वणिज जातक, तो अर्थात यह वैश्यों के या व्यापारियों के गण का उल्लेख दिखाई पड़ता है। प्रत्येक जाति का कोई न कोई व्यवसाय था। प्रत्येक व्यवसायिक जाति की एक परिषद होती थी जो उस जाति में शांति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा करने के लिए नियम बनाती थी। अब देखते हैं बौद्ध युग को। बौद्ध युग में प्रायः दो प्रकार के आर्थिक संघों के उल्लेख मिलते हैं, जिनकी जैसे व्यापारिक और शिल्पिक संघ, शिल्पियों के संगठन और व्यापारियों के संगठन। तो व्यापारिक संगठनों की रचना जेठक की अध्यक्षता में होती थी। जेठक हम प्रमुख को कहते हैं व्यापारियों के, उसकी अध्यक्षता में होती थी। और जो शिल्पिक संघ थे वो तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ आचार्यों की अध्यक्षता में अपने अपने शिल्प की व्यक्तिगत विशेषताओं की परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए चलते थे। शिल्पिकों के व्यवसायानुसार 18 प्रकार के प्रख्यात संघ हुआ करते थे बौद्ध युग में। अब आते हैं हम सूत्र युग पर। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार कृषक, व्यापारी, पशुपालक, ऋणदाता और अन्य उद्योग धंधों में लगे हुए लोग अपने संघ का संचालन करने के लिए नियम बनाते थे। संघ के किसी भी सदस्य की स्त्री को भिक्षुणी बनाने के से पहले संघ की आज्ञा लेना आवश्यक था। हम जानते हैं कि बौद्ध युग में बहुत से पुरुष और स्त्रियां भिक्षु बन गए थे बौद्ध धर्म के प्रभाव से। तो यहाँ पर सूत्र युग में अगर कोई स्त्री भिक्षुणी बनना चाहती थी तो पहले उसे संघ की आज्ञा लेनी पड़ती थी, तभी वो अगर संघ आज्ञा देता था तभी कोई भिक्षुणी आदि बन सकता था। अब महाकाव्य युगों में देख लेते हैं। रामायण और महाभारत के आर्थिक संघों में निगम, गण और श्रेणी के उल्लेख मिलते हैं। राजाओं की ओर से उनको ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती थी। श्रेणी के मुख्य को राजा के प्रत्येक उत्सव में बुलाया जाता था, स्थान मिलता था। रामायण में केवटों के एक संघ का वर्णन मिलता है। अब आते हैं मौर्य युग पर। मौर्य काल में गणना विभाग का अध्यक्ष आर्थिक संघों के धर्म, व्यवहार, चरित्र और संस्थान का लेखा रखता था। राजधानी में श्रेणीबद्ध व्यवसायिकों के लिए विशेष रूप से स्थान नियत था। अर्थशास्त्र में संघ बनाकर काम करने वाले श्रमिकों का
नाम संघ भृत मिलता है। संघों को जो पारिश्रमिक मिलता था उसे सभी पारिश्रमिक बराबर बराबर बांट लेते थे अथवा पूर्व निर्धारित भाग लेते थे कि किसको कम मिलेगा या किसको अधिक मिलेगा। यज्ञ के पुरोहितों के संघ में भी अनुशासन था। इनका भी एक संगठन होता था कि यज्ञ के जो पुरोहित थे उनके भी कुछ नियम थे। यदि यज्ञ कराते हुए कोई पुरोहित मर जाता था तो उसके उत्तराधिकारी को उसकी दक्षिणा का आधा भाग मिल जाता था। अब हम आते हैं कुषाण काल पर। कुषाण कालीन कुछ आर्थिक एवं व्यावसायिक संघों का उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में प्राप्त होता है। उस समय लोहारों व गंधकों के असंख्य संघ बने हुए थे। व्यापारिक संघों के नेताओं की उपाधि सातवाह प्रचलित थी। मथुरा के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि धार्मिक तथा पुण्यात्मक कामों को सदा रखने के लिए प्रचलित रखने के लिए अपने दान को लोग संघों में जमा कर देते थे ताकि उनके धार्मिक कार्य या यश बराबर फैलते रहें। अब आते हैं गुप्त युग में, देखते हैं कि आर्थिक श्रेणियों का क्या विकास हो रहा था। गुप्त युग में लाट प्रदेश से आकर, लाट गुजरात का दक्षिण भाग कहलाता था, तो वहाँ से आकर दशपुर में बसे हुए दशपुर साथियों मालवा का जो प्रदेश था मध्य प्रदेश में लगता था, तो दशपुर में बसे हुए जुलाहों के एक संघ ने मंदसौर में सूर्य का एक भव्य मंदिर बनवाया था। कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे और मालवा में उन्होंने उनके एक संघ ने एक भव्य मंदिर सूर्य देव का बनवाया। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसमें अत्यधिक धन व्यय हुआ था। उस संघ का प्रमुख व्यवसाय वस्त्र बनाने का था, पर इसके सदस्यों में से अनेक, वैसे तो वस्त्र बनाने का उनका व्यवसाय था, पर कई लोग अन्य कार्य भी इसमें कर लेते थे, जैसे धनुर्धर, अच्छे धनुर्धर थे, ज्योतिषी थे तथा धर्म और दर्शन के आचार्य भी हुआ करते थे। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र लेख से भी ज्ञात होता है कि तेलियों के एक संघ में जमा किए हुए धन के सूद से, सूद अर्थात ब्याज से, सूर्य मंदिर से संबंध, जो सूर्य मंदिर बनाया था उससे संबंधित दीप को नित्य जलाने के लिए तेल मिला करता था। अर्थात एक दूसरी श्रेणियों ने उसी सूर्य मंदिर में, मालवा के सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल का दान किया था। इतना पैसा जमा किया था कि उस पैसे के ब्याज से तेल मिलता रहे और सूर्य मंदिर में नित्य एक दीपक जलता रहे। गुप्तकालीन साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उस समय शिल्पियों के संघ नगर निर्माण का काम करते थे। जो शिल्पियों के संघ होते थे वो नगर निर्माण का भी कार्य करते थे, उनके भी संघ होते थे, अर्थात जो ये होते हैं मकान बनाने वाले लोग, इनका संघ। ये संघ स्थापत्यकारों के रहे होंगे। एक जाति के कारू और शिल्पियों का मिलजुल कर श्रेणी बनाने के विधान का उल्लेख अमरकोश में भी मिलता है। कभी कभी दो संघ मिलकर भी काम किया करते थे। श्रेणी प्रधान को कुलक और कुल श्रेष्ठी भी कहते थे। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल पर, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसे हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं श्रेणियों का विकास। पूर्व मध्यकाल में श्रेणियों की स्थिति में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण तत्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी। परिस्थिति में बदलाव हो रहा था। इस समय तक श्रेणी संगठन कमजोर हो गया था, क्योंकि लगातार हमारे देश पर बाहरी आक्रमण हो रहे थे, जिससे व्यापार को भी नुकसान हो रहा था। तो राजाओं और सामंतों के आपसी विवाद तथा मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप अराजकता बढ़ गई थी, जिसका प्रभाव इस संगठन के पतन पर अवश्य ही पड़ना था। साथ ही वे जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। अब लोग दान के लिए अपना धन श्रेणियों को न देकर मंदिरों में जमा करने लगे। अब श्रेणियों के पास खाते के रूप में, जैसे बैंकर कार्य किया करते थे, बैंक में लोग धन जमा करते हैं, एफडी कराते हैं बहुत सारे, ताकि उनका धन बढ़ता जाए उस ब्याज से, तो वैसे ही पहले श्रेणियों में जमा करते थे लोग। लेकिन अब इस काल में, पूर्व मध्यकाल में, चूँकि ये पतन को सब प्राप्त हो रहे थे, तो इन्होंने अब इनका विश्वास श्रेणियों पर से उठकर मंदिरों में अपना धन जमा कराने लगे। न्यायिक दृष्टि से भी उनका महत्व कम होता गया। उनके न्याय पर भी अब राज्य भरोसा कम करने लगा, क्योंकि उनके अपने न्यायालय होते थे जिनमें वो अपने नियमों के अनुसार अपना न्याय कर लेते थे। अब उन्होंने पारस्परिक झगड़ों का निपटारा स्वयं न करके राज्य को सौंप दिया। अब वो सीधे राजा के पास अपना विवाद लेकर जाने लगे।
जिनेश्वर सूर्य के कथा कोश प्रकरण में स्वर्णकार, कुम्हार, लोहार, धोबी तथा अन्य शिल्पियों को निम्न वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मेघातिथि ने वणिक तथा शिल्पकारों के संघों का वर्णन किया है। इनके अंतर्गत शिल्पी श्रेणियों, धुनकरों, कुम्हारों, मालियों तथा दस्तकारों के नाम सम्मिलित हैं। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। तो अल-बरूनी ने भी चर्मकार, डोलची बनाने वाले, नाविक, मछुआरों, जंगली जानवरों का शिकार करने वाले, बुनकरों, रज्जुकों और कुंभकारों की श्रेणियों का वर्णन किया है। श्रेणी अर्थात उनके सामूहिक संघों का वर्णन किया है। कुवलय माला में ऐसे, जो जैन ग्रंथ है कुवलय माला, उसमें ऐसे वणिक संघों का वर्णन मिलता है जो श्रेणी व्यापारियों के क्रय विक्रय का विवरण रखते थे। तत्कालीन अभिलेखों से भी श्रेणियों की वस्तु स्थिति का पता चलता है और ग्वालियर के वैल भट्ट स्वामी मंदिर के लेख में तेलियों और मालियों के श्रेणियों को प्रदत्त दानों का वर्णन भी मिलता है। हर्ष प्रस्तर अभिलेख में अश्व व्यापारियों की, घोड़े के व्यापारियों की एक श्रेणी का उल्लेख किया गया है, जिसमें घोड़ों, घोड़ियों तथा अन्य पशुओं को खरीदने पर करारोपण किया गया था। इन सब को खरीदने पर राज्य कर लेने लगा था। संभवतः यह प्रदत्त धन मंदिरों को दान दिया गया था। सियदोनी अभिलेख, जो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अभिलेख है, इसमें पान वालों, तेलियों तथा पत्थर काटने वालों की श्रेणियों के दान तथा सुराजीवियों के साथ, अर्थात शराबियों के साथ, जो शराब पीते थे, सुराजीवियों के साथ 1350 ड्रमों के, ड्रम उस समय का सिक्का था, ड्रमों के विनियोग का उल्लेख मिलता है। कामा अभिलेख 10वीं सदी का अभिलेख है ये। इसमें कुम्हारों, मालियों तथा दस्तकारों की श्रेणियों ने प्रत्येक सदस्य से उपकर वसूल कर धन एकत्रित किया, जिसे कमनिकेश्वर के मंदिर को दान कर दिया गया। करी कलाई पुस्तक अभिलेख में शिकारियों, जिनको बगुलिका भी कहते थे, बगुलिका की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। शेरगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि शेरगढ़ में तेलियों का श्रेणी के अध्यक्ष थियक ने सोमनाथ मंदिर को 1028 में दान दिया था। अब देखते हैं दक्षिण भारत की श्रेणियों को। दक्षिण भारतीय अभिलेखों से यहाँ के व्यापारियों और शिल्पियों की संगठनात्मक क्रियाकलापों की यथेष्ट जानकारी प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य षष्ठम के 725 ईस्वी के लक्ष्मणेश्वर अभिलेख से तांबे और कांसे का काम करने वालों की श्रेणी का पता चलता है। मूलगुंड अभिलेख में 360 नगरों की श्रेणियों के 4 मुखियों की चर्चा की गई है, जिनके अंडर में 360 नगर थे। विक्रमादित्य छठवें 1100 ईस्वी का है ये लेख है, जिसमें अनेक श्रेणियों के संयुक्त दानों का वर्णन किया गया है। कई श्रेणियों ने एक साथ मिलकर दान किए, इसका वर्णन अभिलेखों में भी हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारियों के सामूहिक संगठन होते थे। तैलप द्वितीय के एक अभिलेख, जो निर्गुंडी अभिलेख कहलाता है, उसमें 505 व्यापारियों के एक संगठन का मिलता है। धार्मिक प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं को दान में देने का उल्लेख किया गया है। तिरुमुरुगन कुंडी के एक मंदिर में उत्कीर्ण विक्रम चोल के अभिलेख में व्यापारियों के एक संघ का उल्लेख किया गया। उस समय इस तरह के संगठनों का जाल संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ था तथा उसके सदस्यों की संख्या 500 थी या उससे अधिक थी। पश्चिमी चालुक्य राजा जगदय मल्ल द्वितीय के एक अभिलेख में, जो 1178 ईस्वी का अभिलेख है, उससे ज्ञात होता है कि एहोल, जो दक्षिण भारत में है, एहोल 500 वणियों का निवास स्थान था, ऐसा प्रसिद्ध नगर था। और पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख एहोल अभिलेख से ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तिन्नेवली जिले में एक ग्राम में प्राप्त 10वीं शताब्दी ईस्वी के एक पांड्य अभिलेख में, जो अध्योनिलिन की 500 श्रेणी का वर्णन मिलता है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के अभिलेखों में उल्लिखित दक्षिण भारतीय व्यापारिक मामलों में नाना देशाति शय्या ऋतु एनुरवर ख्याति को प्राप्त था। अर्थात ये संगठन जो था, नाना देशाति शय्या ऋतु एनुरवर
यह बहुत ही प्रसिद्ध संगठन दक्षिण भारत का था। इस संगठन में विभिन्न वर्गों के व्यापारी ये सदस्य होते थे। इस संगठन का कार्यकाल 30 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। इसका नानादेशी नाम, नानादेशी अर्थात विविध देशों में, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के देशों में जाता था। जैसे लंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा से उनके संबंधों का ये सूचक होता है, इसीलिए इनको नानादेशी कहा जाता था। इसी प्रकार 9वीं से 13वीं शताब्दी के लेखों में मलयालम, अंजुवाणम तथा वीर वंजुस नामक व्यापारियों का उल्लेख किया गया है। अब हम इनका संवैधानिक स्वरूप देख लेते हैं। संघों का अपना पृथक संविधान होता था, जिसके अनुरूप वे कार्य करते थे। श्रेणी संगठन की एक प्रबंधकारिणी समिति होती थी, जिसमें 5, 3, 2 सदस्य होते थे। समिति का एक अध्यक्ष होता था। सभी सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ज्ञाता, योग्य और उच्च कुल के होते थे। यदि कोई सदस्य सक्षम होते हुए भी अपने कार्य को संपन्न नहीं करता था तो उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाता था। यदि वह अपने सहायकों के साथ लापरवाही करता था तो उस पर 6 निष्क्रिया सुवर्ण दंड लगता था। बृहस्पति का कथन है कि परिषदों के प्रमुखों द्वारा दूसरे लोगों के प्रति कड़ा या मृदुल जो भी व्यवहार नियमानुसार किया जाए उसे राजा भी अनुमोदित करे, अर्थात राज्य भी उसे मान्यता दे, क्योंकि ये लोग विधानों के अधिकारी के रूप में प्रख्यात होते हैं। किंतु विवाद की स्थिति में राजा हस्तक्षेप कर सकता था। ये प्रायः इकट्ठे होकर सर्वमान्य नियमों पर विचार विमर्श करते थे। विचार व्यक्त करते हुए समय अगर कोई रुकावट डालता था तो उसे पूर्व साहस दंड मिलता था। पूर्व साहस नाम का दंड उसे दिया जाता था। संगठन की समस्त आय सदस्यों में समान रूप से वितरित की जाती थी, बांट दी जाती थी। अब इनके आर्थिक संघों तथा श्रेणियों के कार्य क्या थे ये हम देख लेते हैं। मनुस्मृति में श्रेणियों और श्रेणी धर्मों का उल्लेख है और यह व्यवस्था की गई है कि राजा अपने धर्म अर्थात कानून, यहाँ पर धर्म पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ पर सीधे सीधे कानून से है, विधि से है, नियमों से है। तो राजा अपने धर्म या कानून का प्रतिपादन करते हुए जाति, जनपद धर्मों और श्रेणी धर्मों अर्थात श्रेणियों के कानूनों की समीक्षा करे और उन्हें दृष्टि में रखकर ही अपने कानूनों का निर्धारण करे। याज्ञवल्क्य की स्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य समुदाय की संपत्ति चोरी करे या उसके साथ की गई संविदा अर्थात इकरार को तोड़े तो उसे देश से बहिष्कृत कर दिया जाए और उसकी सब संपत्ति जब्त कर ली जाए। यही विचार विष्णु स्मृति में भी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में श्रेणी, निगम और पाषंड तीनों प्रकार के समूहों के संबंध में परिचय प्राप्त होता है। समूहों के पदाधिकारी कार्य चिंतन कहलाते थे। ये धर्म के ज्ञाता, सूची और लोभ से रहित होते थे। उनके आदेशों का पालन करना समूह के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक था। कार्य चिंतक समय समय पर राजा से मिलते रहते थे। आर्थिक संघ कभी कभी मुद्राएं भी चलाते थे अपनी। तक्षशिला से प्राप्त 3री शताब्दी ईस्वी की मुद्राओं पर नैगम शब्द अंकित है जो उनकी स्थिति का भान कराता है। मुद्राओं के अतिरिक्त मोहरों का भी प्रचलन किया जाता था। वैशाली या बसाड़, जिसको बसाड़ भी कहते हैं, वैशाली से प्राप्त मुद्राएं, मोहरें उनकी नैगम व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती हैं। श्रेणियां बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। ये लोगों को ऋण देती थी और ब्याज के साथ ऋण वसूल करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे आजकल बैंक किया करते हैं। 120 ईस्वी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि शक शासक नहपान के जामाता उशवदात ने गोवर्धन की जुलाहों की एक श्रेणी में 2000 काशार्पण और दूसरी को 1000 क्रमशः 12% और 9% ब्याज की दर से काशार्पण अर्थात रुपए जमा कराए थे। आर्थिक संगठन के अंतर्गत संगठित श्रेणियों की शक्ति बढ़ने पर उनका सैनिक कार्य भी होने लगा, अर्थात श्रेणियां अपने सैनिक भी रखती थी। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी श्रेणी बल का उल्लेख किया है और कहा है कि उनकी शक्ति की चर्चा की है उन्होंने। और बृहस्पति, याज्ञवल्क्य और आदि स्मृतियों ने भी श्रेणियों की सैनिक शक्ति का संदर्भ दिया है। रामायण में भी सयोध श्रेणी का उल्लेख मिलता है, अर्थात जो योद्धा थे। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनने वाली श्रेणी के लोग
धनुर्विद्या में पारंगत होकर अच्छे योद्धा बने थे। आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध का भी कार्य कर लेते थे। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के सार्वजनिक जीवन में आर्थिक संघों का स्थान अत्यंत महत्व का था। इनके द्वारा निर्धारित कानून राज्य द्वारा मान्य होते थे। साथ ही आर्थिक समूहों पर राज्य का नियंत्रण भी था। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्थिक संघ हमारे देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए थे। उनके क्या कार्य थे और किस तरह से व्यापार समुन्नत दिशा में था, जबकि राजपूत काल में आकर यह थोड़ा सा पतन को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे देश पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने लगे थे। तो आशा है कि आपको आज का ये पाठ समझ में आ गया होगा और इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे और कुछ अच्छे कमेंट भी दें।